और उस डॉक्टर ने सारा मतलब उल्टा दोष इन पर लगाकर इनको घर भिजवा दिया। एक डॉक्टर जिसकी ये मानसिकता रही, हो सकता है जवान की गलती थी नहीं थी, वो तो आप भी सुनोगे तो पता चलेगा या भगवान देखता है। लेकिन ये 6 महीने जब हॉस्पिटल में रहे, दवाइयों से थोड़ा थोड़ा हो सकता है भाई ठीक, तो दवाई लेते थे तो ठीक हो ही जाते थे। से एक दिन एक डॉक्टर साहब से इंग्लिश में बात कर लेता है मंदिर में, वहां उसकी थोड़ी सी बहस हो जाती है और वही बहस उसके घर जाने का कारण बन जाती है। उस डॉक्टर साहब ने, जो कि खुद साइको के डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन उसने इतना कह दिया कि ये बंदा तो इंग्लिश बोल रहा था और सही है, ये तो फौज को चूतिया बना रहा है और इसको फिट करो और यूनिट में भेजो और बोलो इसको घर भेजें। उसी बात पर उस बंदे को घर भेज दिया गया, जिसको पेंशन भी नहीं दी गई। अब आज मैं इस कहानी को बता रहा हूं, बहुत से जो चटकू हैं जिनको मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ कमेंट्स करना है तो पूरी कहानी देखकर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक केस जो कि राजस्थान का है और एक हमारा फौजी भाई जिसको 10 नंबर फॉर्म भर के फौज ने निकाल दिया, पागल घोषित। बहुत से हमारे सिविलियन भाई इस चीज को समझते नहीं कि भाई 10 नंबर क्या होता है, मतलब पागल घोषित करके उसको घर भेज दिया और उसको कोई भी पेंशन बेनिफिट भी नहीं दिया। दूसरी बात कि उसका बच्चा जो अभी उसकी उम्र हुई है और इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका बच्चा फौजी बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं फौज में चले जाऊं। तो अपने पिताजी के सेंटर में गया, सिग्नल सेंटर, तो उन्होंने उसका रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना कर दिया कि भाई तुम्हारे पिताजी को तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है, इसलिए तुम्हारा रिलेशन सर्टिफिकेट भी नहीं बन सकता। तो उस बच्चे ने आज मेरे से बात की है कि कैसे उनके पिताजी को निकाला गया। वो कोर्ट भी गए, एएफटी गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से भी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो उनके डॉक्यूमेंट हमने मंगाए, मैंने भी देखे, एक दो और वकील साहब जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी भेजे। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको 100% पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन पेंशन नहीं मिली। कोर्ट ने भी मामले को खारिज किया, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई वकीलों की, कि वकीलों ने ठीक से उस केस को बनाकर पेश नहीं किया और इस वजह से इनके केस को खारिज कर दिया गया। तो कुछ तो वकील की कमी रही और कुछ हमारे सिस्टम की। सिस्टम में बैठे हमारे जैसे एएफटी में आप सभी को पता है एक रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय होते हैं और एक हमारे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के जनरल रैंक के अधिकारी, जो कि वो भी जज के साथ एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और 2 लोगों की बैच से वो फैसला सुनाते हैं। और एएफटी में ज्यादातर अधिकारियों का ही राज चलता है। एएफटी बनाई गई थी कि जवानों को न्याय मिले, लेकिन कुछ दिन पहले भी मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एएफटी के कितने ही फैसले जो कि पेंडिंग पड़े हैं, सालों बीत गई, फैसला नहीं आया। दूसरा, ऐसे भी मामले हैं जिनमें एएफटी ने फैसला दे दिया बंदे के हक में, तब भी फौज उसको बेनिफिट नहीं दे रही। कुछ ऐसे केस हैं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, हमारे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि एएफटी पहली बात तो बनाई क्यों है, जब आप एएफटी के फैसले को ही नहीं मान रहे हो। तो या तो इसको एएफटी हटा दो, पहले की तरह हाई कोर्ट में बंदा जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां न्याय की मिलने की जो उम्मीद थी वो 100% थी। और ये एएफटी बनने के बाद में हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब रविंद्र फौजी ये बात बोलेगा तो बोलेंगे रविंद्र फौजी ने कोर्ट की तोहिन की, पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर ही मतलब शिकायतें हो जाएंगी, और ऑलरेडी मेरे ऊपर हो रखी हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा
जब तक उस भगवान की तरफ से नहीं आ जाए ना, बोलती बंद होने का हुक्म नहीं आ जाए, तब तक बोलूंगा। आज इनके केस में इन्होंने क्या सिस्टम की मार झेली, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि इनके जो डॉक्यूमेंट जहां जहां मैंने भेजे हमारे पास, आज बहुत सारे वकील जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सिविल हो। ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई रविंद्र फौजी तो सभी अधिकारियों के लिए बोलता है, अधिकारी सारे खिलाफ। ऐसी बात नहीं है। बहुत से, चाहे वो कर्नल साहब हों, ब्रिगेडियर साहब हों, चाहे जनरल साहब तक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, हम उनसे सलाह भी लेते हैं। और उन्होंने भी कहा कि यार इसको 100% पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बंदा गलती से कहीं ऐसे सिविल वकील के पास पहुंच गया जिसको आर्मी के केस का या तो ठीक से पता नहीं था, या और क्या रहा है, वो तो आप केस सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। हालांकि फर्स्ट में जब ये आए तो एक मेजर साहब ने पूरा गारंटी भी लिया था 10%, उस समय परसेंटेज में चलता था कि 10% मेरे को देना और मैं आपको पेंशन दिला दूंगा। और अगर वो मेजर साहब सही सलामत होते तो उनको 100% पेंशन भी मिलती। लेकिन इनका दुर्भाग्य वहां भी कि मेजर, इनका जैसे केस लिए कुछ दिन के बाद वो मेजर साहब ही चल बसे, और उसके बाद ये कहीं सिविलियन के किसके हत्थे चढ़े, और ये आज तक इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो आज मैं मेरे साथियों को कहना चाहूंगा कि एक तो इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी हमारे बहुत से साथी पहले भी और आज भी इस तरह गलत वकीलों के पास जाते हैं, या उनको सिस्टम का पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इसी की वजह से बहुत से केस हम लोग हार जाते हैं। और आप लोगों को जगाने के लिए मैंने वो चैनल भी बनाया था जिसमें 8,70,000 लोग जोड़े थे, और बहुत से लोगों को हमने अधिकारियों के अंदरूनी तौर पर बात कर भी ऐसे बेनिफिट दिलाए हैं। वहां से नहीं हो पाए तो कोर्ट के माध्यम से भी भेजा है, कोर्ट में भी कुछ केस चल रहे हैं, कुछ लोगों को राहत मिली है। हम ये नहीं कहते कि हमने सबको राहत दिला दी, लेकिन हम उसको कम से कम रास्ता दिखाते थे उस चैनल के माध्यम से। लेकिन हमारे ही अधिकारियों को, वो भी जो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी थे, उनको वो भी पसंद नहीं आया और उस चैनल को भी बैन करा दिया गया। वो चैनल मेरा कोई अकेले का बेनिफिट नहीं था, वो 8,70,000 लोग जो उसमें जुड़े हुए थे, उन सबकी मैं आवाज उठाता था। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, या हमारे पुलिस फोर्स के जवान हो, या सिविलियन भाइयों की, मतलब हर एक आदमी की आवाज उठाते उठाते मैंने कभी मेरी आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज रविंद्र फौजी का सबने साथ छोड़ दिया। मतलब वो डर जो अधिकारी आप लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे थे ना, वो एक कहते हैं ना कि अरे फौज में इसको निकाल दिया, फौज ने ये कर दिया, सीओ साहब ने ये कर दिया, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वही डर आप लोगों के ऊपर फिर मतलब पैदा हो चुका है। इसलिए बहुत से लोग जो हमारे साथ, जय हिंद, हम आपके साथ है, आगे बढ़ो, वो सब गायब हो गए। आज ये नया चैनल हमने बनाया, वो 8 लाख संख्या में से 13,000 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं कि डरो मत, अपने हकों के लिए लड़ो। और जो साथी तुम्हारे उस चैनल से हमारे बिछड़ गए, उन लोगों को फिर से जोड़ो। अपनी ताकत और अपनी एकता अगर आप दिखा के चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे, तो आप किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हो। और मेरा वो चैनल वाला केस सुप्रीम कोर्ट में डल चुका है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जैसा आम आदमी, मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूं, मैं भी साधारण जवान हूं, लेकिन साधारण जवान इन केसों में टूटता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकीलों को लगातार फीस दे या बहुत सारे वकील खड़ा करे, इसलिए अकेला अकेला आदमी हार जाता है। जैसे हमारा केस भी डिले हो रहा है, मेरे साथ के बहुत से केसों की सुनवाई भी होगी, वो भी होगी, लेकिन हमारे केस की अभी तक वही है, रजिस्टर्ड हो गया है, केस नंबर भी मिल चुका है, लेकिन अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहे हैं। कब तारीख देंगे, कब सुनवाई होगी, भगवान ही मालिक है। और उसका कारण है हमारे पास आर्थिक सपोर्ट नहीं है। तो आज यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने साथियों को इतना जरूर कहूंगा कि आपको लगता है कि वो आपका चैनल था, आपको लगता है कि रविंद्र फौजी सही कार्य कर रहा है, रविंद्र फौजी का हमें साथ देना चाहिए, खुलकर नहीं आ सकते, आपके अंदर डर है, तो कम से कम इस समय हमारी आर्थिक सहायता करो, ताकि मैं अपने उस चैनल को एक बार फिर वापस हासिल कर सकूं और आप सबकी लड़ाई फिर मजबूती से लड़ सकूं। अगर मेरा सपोर्ट करना है तो मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513।
ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी है, यही मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बारकोड। आप सपोर्ट करोगे तो हमारा वो चैनल भी वापस आ सकता है और ये मेरी लड़ाई जो है मजबूती से हम लड़ सकते हैं। और जो ब्रिटिश काले कानून है ना, उनको हम खत्म कर सकते हैं। हम मजबूत रहेंगे तब खत्म करेंगे ना। आप कहते हो सहायक प्रथा खत्म करो, सर ये खत्म करो, लेकिन वो खत्म कैसे करे? अकेला रविंद्र फौजी बस आगे बढ़ो, बिल में हाथ रविंद्र फौजी दे, सांप डसे तो रविंद्र फौजी को, और आप जय हिंद बोलकर निकल लो। कहीं पंगा हो जाए तो सर मेरे एसएचओ से बात करो, मेरे एसपी से बात करो, और जब वहां से फिर हमारे पास आता है कि आप पंगा कर रहे हो, आपके हमारे पास भी तो धमकियां आती हैं। हमें भी फंसाने की लोग कोशिश करते हैं, ऑलरेडी वहां फंसा ही रखा है। एक एफआईआर जयपुर में मेरे नाम से हो रखी है। दुनिया भर के लोगों ने चैनल बनाया, दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट क्या है? सिर्फ रविंद्र फौजी। क्योंकि रविंद्र फौजी एक सिस्टम के तहत चल रहा था, संख्या जोड़ी थी रविंद्र फौजी ने। रविंद्र फौजी ने धीरे धीरे जवानों को डर निकाला था, अपने हकों की आवाज उठाई थी। लेकिन वही बात है कि जिनकी हम आवाज उठा रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं, वही हमारे साथ नहीं है। तो फिर कहूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कुछ मजबूरियां हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल से लोगों को जोड़ दो। आप मदद नहीं कर सकते, शेयर करोगे तो कोई दूसरा भाई मदद करेगा। किसी को तो लगेगा कि इन सैनिकों की आवाज के लिए हम मदद करें, ताकि मैं हमेशा इस तरह जो सैनिकों के साथ अन्याय अत्याचार होते उसी की तो आवाज उठाता था। मैंने और कभी बोला है कि हमारी सेना ये है या हमारे अधिकारी ये है? मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छे अधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं, जय हिंद। और सेना हमारी नंबर 1 है, लेकिन इन चमचों ने और ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारियों ने सेना को खराब किया हुआ है, सेना चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के। और हम अपने हकों की इसलिए नहीं लड़ पा रहे कि हम एकजुट नहीं है। हम यही सोचते हैं कि अरे हम कैसे 100 या 500 रुपये रविंद्र फौजी को देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे कहीं भी वैसे फौजी आदमी को बोलेगा ना ये खर्च कर दे, वो कर देगा, लेकिन अपने खुद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए बोलेगा नहीं। ऊपर से सहयोग भी नहीं है, टांग जरूर खींचेंगे। ठीक है, तो टांग खींचने वालों को छोड़ो, जो सपोर्ट कर सकता तो करो, नहीं तो मोटी मोटी आज इनकी कहानी मैं बता देता हूँ जो इनके बच्चे ने बताई है। और ऐसे बहुत से हैं। राजस्थान का एक केस और है, मैंने पहले बताया था, उनका भी एक वीडियो आ रखा है जो समय पर डालेंगे। मैं मेरे चैनल के खुलने के इंतजार कर रहा हूँ, बाकी मैं इसमें भी कोशिश करता हूँ। उनको भी इसी तरह निकाला है, उनके कागज मैंने एक कर्नल साहब को भेजे हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ इनको पेंशन मिलेगी, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो जवानों का केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत से हमारे ही साथी, कोई हवलदार है, कोई जेएसओ है, वो भी वकील का काम कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हाँ हम करेंगे इनके लिए कोशिश। और मैं इसलिए सबसे पहले मैं चाह रहा था कि हमारे कुछ साथी जो वकील है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास या तो पैसा ही नहीं है कोर्ट जाने तक का, या वो सिस्टम की मार जेल के हाई कोर्ट, एएफटी और इधर उधर जाते हैं। पैसा वकील इतना मांगते हैं तो वो फिर पैसा देते नहीं, फिर वकील ढिलाई बताते हैं और फिर वो हार जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरा चैनल खुल जाए और अगर एक मजबूत फंड हो तो हमारी एक ऐसी टीम वकीलों की जो ऐसे लोगों की सहायता कर सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उन सबके लिए बजट चाहिए, और रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है। रविंद्र फौजी के पास कुछ एक साथी हैं जो मदद करते हैं, उसी मदद में मैंने बहुत से काम किए हैं और कर रहा हूँ। हाँ, आप सब सहयोग दोगे तो हम वो करके दिखा देंगे जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो भगत सिंह ने किया था, जो आज़ादी दिलाई थी अंग्रेजों से, और अंग्रेजों के काले कानून से हम आज़ादी, आज भी जरूरत है हमारे को एक गुलामी सिस्टम को खत्म करके कि हमारा जवान इस गुलामी की जिंदगी से बाहर आए। बगैर किसी गलती के जवानों को इस तरह भेजा जाता है और फिर हम चुप, कोई साथ नहीं देता जवान का, उल्टा उसी पर दोष देंगे किसी की गलती होगी। तो ठीक है, वो तो खैर होता रहेगा। मैं आपको एक कहानी आज की बता देता हूँ। ये राजस्थान के रहने वाले जवान हैं, इनके बच्चे ने बताया कि ये सिग्नल रेजिमेंट में थे। 2007 में ये छुट्टी आए थे, जम्मू कश्मीर में इनकी ड्यूटी थी। ये छुट्टी आए और छुट्टी के दौरान यहाँ आए तो कुछ इनके साथ कोई हादसा हुआ, कुछ वहाँ की जो समस्या की वजह से तनाव में आ गए, और उस तनाव के कारण ये छुट्टी काट कर वापस गए। तो वहाँ हमारी हॉस्पिटल में एमएच में भर्ती हो गए। एमएच में इनका इलाज चल रहा था। इलाज में कुछ दिन इनका इलाज किया, इनका उसकी पूरा वो बोल रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ बना हुआ है, जो एमएच का रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ किस एमएच में रहे, क्या चीज़ें चली, सब कुछ है। वो आज भेजेंगे तो पूरा बाकायदा डिटेल से भी बनाएंगे।
और या फिर मेरा वो चैनल आ जाए ताकि लोगों तक पहुंचे। भर्ती हुए, थोड़ा दिन ठीक रहे, फिर वहां से इनको सिक लीव भेजा गया। 49 दिन की या कितने दिन की बता रहे हैं सिक लीव आए, और सिक लीव आने के बाद में ये फिर दोबारा वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं हुए और ये लेट हो गए। 237 दिन ये लेट रहे। 237 दिन लेट होने के बाद जब ये फिर गए, क्योंकि बाहर इनका फिर इलाज कराया, कुछ दवाई ववाई ली, थोड़ा सा होश आया, तो ये फिर यूनिट पहुंचे। यूनिट ने इनको नहीं लिया। यूनिट ने नहीं लिया तो ये किसी ने बताया होगा तो सेंटर पहुंच गए अपने। सेंटर ने, इन्होंने जब अपने कागज दिखाए, बात दिखाई, तो हर जगह तो खराब बंदे बैठे नहीं है, इनको ले लिया। और वहां लेकर इनकी जो डॉक्टर साहब थे उनसे वो किया। उसके बाद में उनको सीधा हॉस्पिटल भेज दिया गया कि भाई बंदा वास्तव में डिस्टर्ब है और इसका इलाज हो। वहां ये 6 महीने हॉस्पिटल में रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि एक दिन इन्होंने एक इंग्लिश बोल दी एक डॉक्टर साहब के पास, और उस डॉक्टर ने सारा मतलब उल्टा दोष इन पर लगाकर इनको घर भिजवा दिया। एक डॉक्टर जिसकी ये मानसिकता रही, हो सकता है जवान की गलती थी नहीं थी, वो तो आप भी सुनोगे तो पता चलेगा, या भगवान देखता है। लेकिन ये 6 महीने जब हॉस्पिटल में रहे, दवाइयों से थोड़ा थोड़ा हो सकता है भाई ठीक, तो दवाई लेते थे तो ठीक हो ही जाते थे। तो इनको वहाँ एमएच में रहते रहते काम बांट दिया जाता था, इनको मंदिर में बांट दिया। तो मंदिर में साफ सफाई करते थे और फिर अपने वार्ड में आ जाते थे। तो एक दिन कुदरती शाम को एक डॉक्टर साहब गए थे मंदिर में, साफ सफाई पूजा पाठ कर रहे थे, तो इनसे बात की। तो डॉक्टर ने इंग्लिश में इनको कुछ बोल दिया, तो इन्होंने उसका इंग्लिश में जवाब दे दिया। थोड़ी सी इनसे बात हुई, रोज ने इंग्लिश में थोड़ा इनसे बात करके जवाब दे दिया। तो कुछ नहीं, वहां से डॉक्टर साहब आ गए। फिर उसके बाद में कोई 2 या 3 दिन बाद कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो वहां ये बंदा इनको दिख गया। तो किसी ने बताया कि PSOY वार्ड का, यानी जो मेंटल पेशेंट होते हैं उसका ये पेशेंट था। तो बोला यार ये कहाँ जा रहे, बोले इंटरव्यू हो रहा जिनका मेंटल पेशेंट का। बोले ये मेंटल पेशेंट है, बोले इससे तो मैंने वहां बात की थी, तो इंग्लिश बोल रहा था, बहुत बढ़िया है, ये तो सही है। फिर उसे बुलाया, बोले तो उस समय तो सब, बोले साहब मैं दवाई चल रही है, मेरा थोड़ा वो फर्क है। बोले नहीं नहीं, ये तो फौज को चूतिया बना रहा है, और इसको फिट करके भेजो, और उसको बोलो सीओ को कि ये जानबूझकर पागल बन रहा है, ये पागल नहीं है। मतलब इंग्लिश में उससे छोटी छोटी बातों पर बहस हो गई, तो उसने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला। और या हो सकता है अब इस कहानी में उनके पिताजी से पता चलेगा, दूसरे दिन या उसी दिन उसको बुला लिया, या क्या सिस्टम हुआ, और उसको फिट करके यूनिट में भेजा और वहां लेटर दे दिया कि ये बंदा जानबूझकर कर रहा है, ये ठीक है। जबकि उस इंग्लिश के बाद ही 6 महीने बाद ही उस डॉक्टर साहब को पता चला, जबकि वो उसके साइको के डॉक्टर भी नहीं थे। वहां भेज दिया, वहां वही टेलीफोन कनेक्शन हो गया, वहां इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन सी चलाई, 237 दिन जो लेट था उस चीज की। और उस आधार पर जब इसे सवाल जवाब करे, 237 दिन लेट था तो पनिशमेंट भी दे सकते थे। लेकिन वहां इसका कोर्ट मार्शल बैठाया और उसमें कहा ये 237 दिन लेट था, और दूसरा इसको पहले 3 रेड एंट्री थी, इसलिए इसको घर भेज दो, और उसको घर भेज दिया गया। 2008 में जब ये घर आए, मेंटली कंडीशन एक तो उस समय रिकवर हो रहे थे, लेकिन दोबारा एक ऐसा प्रेशर आया, पता चले नौकरी जा रही है, तो बंदा थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। डिस्टर्ब हुए, घर आए तो घर इधर उधर किसी से सलाह ली, तो मेजर साहब मिले, और मेजर साहब ने इनको बताया कि भाई आपका जो रिकॉर्ड के हिसाब से, भाई आप एमएच में थे और एकाएक आपको फिट करना, और फिट करके फिर उसी हालत में आपकी मतलब एक तरफ तो 10 नंबर फॉर्म भर रखा है, पागल घोषित है, उनका इलाज भी हो रहा है, और उसी दौरान एकदम बुलाकर उनका डिस्चार्ज के दूसरे दिन ही इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की और इनको भेज दिया। जबकि उस समय उनको अगर फिट भी थे तो पनिशमेंट दे सकते थे। 3 रेड एंट्री का वाला कोई वो नहीं है, लेकिन वो मेजर साहब ने उस समय इनके जब कागज वगैरह बनाए तैयार करके कि ठीक है मैं कर दूंगा, और हाई कोर्ट में केस लगाने के लिए इनको बोल दिया। उस समय 2008 में AFT
की चर्चा चली थी, लेकिन एएफटी का काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट में डाला, उधर मेजर साहब की डेथ हो गई और फिर कोई सिविल वकील के हत्थे चढ़े, तो थोड़े दिन वहाँ केस चला। लेकिन वहाँ जब नोटिस गए तो सेना ने उस समय एएफटी बन गई, तो उस केस को ट्रांसफर कर दिया एएफटी में। अब एएफटी में वही एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब और एक सिविल जज साहब ने इनकी बातें सुनी। इन्होंने ये पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, मेंटली प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में भी था। वकील ने पूरी कहानी तो बताई, लेकिन वहाँ बैठे लेफ्टिनेंट जनरल साहब और उन्होंने सुनी नहीं कि नहीं, आपको तो पहले भी 3 रेड एंट्री थी। उनका मैंने पूछा अपने बच्चे, इनके बच्चे को, तो बोला था 2 तो ट्रेनिंग में थी, एक और कोई किसी चीज़ की थी, मतलब ट्रेनिंग में हो गई थी, क्या गलती थी। तो उनके पिताजी से भी बात होगी तो वो भी स्पष्ट करेंगे। और इस कारण उन्होंने माना कि जो फौज ने किया सही था और इनको इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। अब वहां से इनको एक्चुअली में जाना चाहिए था हाई कोर्ट वापिस, लेकिन ये हाई कोर्ट गए नहीं और सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एएफटी में जो मामला चला वो मतलब 8 में ये आए थे, 9 में वो चलते चलते 9 में 8 में हाई कोर्ट में डाला था, 9 में हाई कोर्ट से एएफटी में आ गया। 2009 से 2015 तक 3-4 साल लगा निर्णय लेने में और उसके बाद में डिसमिस कर दिया। 15 के बाद में इन्होंने फिर थोड़ा वेट कर लिया, 15-16 1 साल का किया या 1.5 साल का किया। बल्कि उसका क्या होता है कि जब कोई उसे हारने के बाद में आपको कुछ समय होता है, उस समय में ऊपर अपील करनी होती है, तो इन्होंने किया नहीं और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब इनके वहाँ क्या कागजों में कमी रही, क्या रही, वहाँ पता नहीं, कुदरती इनको जो जज साहब मिले क्या किया। अब ये एक जगह तो इनका वो बोल रहे थे कि डिले, यानी मैटर डिले हो गया, इस नाम पर खारिज कर दिया, या कुछ कमियां रही, वो मेरे पास अभी आ रही है, मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर मान लो बंदा कंटिन्यू 8 में निकाला हुआ हाई कोर्ट में जा रहा है, फिर उसके बाद में एएफटी में केस चल रहा है और 15 में रिजल्ट आने के बाद में अगर साल बर्बाद भी जा रहा है, तो डिले मैटर नहीं होना चाहिए। जबकि कोर्ट खुद कहता है कि 3 साल 4 साल तक के मामले को ले सकते हैं। आसाराम को 20-22 साल के बाद भी जेल भेज सकते हैं ये, और उस समय तो ये डिले मैटर वाला मामला बहुत कम था। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी केस में जहां एक कोर्ट से ये चीजें फ्री हो जाती है, तो आपको 3 महीना या जो भी समय मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है, उसके अनुसार आपको अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने डिले का जवाब ये दे दिया कि हमने तो एएफटी से आने के बाद में उनसे अनुमति मांगी कि हम ऊपर जाना चाहते हैं, किसी की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद में बाकायदा उसमें लिखा रहता है आप जा सकते हो। लेकिन पता नहीं वकीलों ने क्या कहा क्या नहीं, कि हम एएफटी से या जज साहब से अनुमति लेंगे या सेना से अनुमति लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो थोड़ा सा वो डिले हो गया और उसका डिले का मानकर उन्होंने कर दिया। एक रिव्यू पिटीशन फिर इन्होंने लगाई है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट आया या नहीं आया, बंदा तो कह रहा है कि वो भी खारिज कर दी, मैंने भेजी है, लेकिन उसका रिजल्ट हमने नेट में भी चेक किया है तो वो मतलब दिख नहीं रहा है। तो मैंने जो हमारे वकील है उनको पास भी भेजी है कि भाई देखो क्या हो सकता है। अब ये मामला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के बाद, या रिव्यू का अभी पेंडिंग है, वकील ने सिर्फ वो बनाकर वहाँ डाला या नहीं डाला, इन चीज़ों की हम जांच करवा रहे हैं। या फिर जैसे उनको किसी 1-2 वकीलों से उन्होंने पूछा कि भाई डबल बेंच में जा सकता है फलाना, लेकिन अब इसमें आगे क्या करना है नहीं, वो निर्णय उनके पिताजी से बात करेंगे, एक वकीलों को भेजा उसे बात में करेंगे। लेकिन यहाँ इस कहानी का मेरा बताने का मकसद एक ही था कि आप वहाँ से जैसे आते हो सेना से, अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो फर्स्ट काम आप ये करो कि जो विभाग की कार्रवाई है उसको जरूर प्रॉपर वहाँ आप इंडिविजुअल या किसी भी वकील से लगाकर एक अपील आप अपने उच्च अधिकारियों को, आर्मी हेडक्वार्टर तक, सेना अध्यक्ष तक आप खुद लिखो। क्योंकि इन मैटरों में भी कई बार एएफटी में ये कहकर भी खारिज करता है कि आपने विभाग के उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं अपील की। तो प्रॉपर तरीका है, वहां से आने के बाद में एक बार अपील करो अपने सेनाध्यक्ष तक, वो नहीं सुनते हैं तो उसके बाद में एक नोटिस की कार्रवाई होती है। उसके बाद में आज आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए एएफटी है, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए केट बना हुआ है, वहां जाओ। वहां से मैटर नहीं सुलझता है तो आप हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। और वकील
हमारे फौज से रिलेटेड ये आदमी को ढूंढो, चाहे वो जवान हो चाहे अधिकारी, विश्वास पात्र आदमी हो तो वो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन वकीलों में विश्वास पात्र कैसे ढूंढें, ये जब भी हो जब बंदे जुड़े हों, 2-4 मामले उनके देखे जाएं। ठीक है, बाकी जो भी आएगा आगे चीज़ें का मैं बता दूंगा। फिर कह रहा हूँ कि हम एक रहेंगे तो बहुत सी चीज़ों पर जीत हासिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह आज इस भाई के साथ हुआ है और भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है, भविष्य में भी होगा अगर एकजुट नहीं रहे तो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।